Hi dear students, I am Bilal Hussain from International Dahli Public School, Bandipora. Today we discuss about the nutrition in human beings of class 7th. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन अमूबा पढ़ा। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। एज ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस मल्टी सेलुलर होते हैं। इससे पहले जब हमने अमूबा के बारे में पढ़ा तो हमने देखा अमूबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस और मल्टी सेलुलर। That means humans are made of many cells. Multi means many. Cellular means cells. So human beings जो है, dear students, वो बने हुए हैं बहुत सारे सेलों से, और इनके जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू अमूबा। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस भी इनटेक करते हैं सॉलिड फूड। ह्यूमन बीइंग सॉलिड फूड से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में देखा है कि जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इनटेक करता है तो हम लोग उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो इससे में भी जो ह्यूमंस है वो सॉलिड फूड से एनर्जी डिराइव करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमंस कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले लेक्चर में हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स तो पढ़े। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स है इन केस ऑफ अमूबा, वही स्टेप्स यहां पे भी है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैकेनिज्म अलग अलग है, क्योंकि अमूबा सिर्फ एक सेल का बना हुआ था और ये ह्यूमन बीइंग्स जो है ये मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेलों का बना हुआ है, और इनमें जो ये फंक्शन है न्यूट्रिशन की ये अलग तरीके से होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेल नहीं है, ये बहुत सारी सेलों का बना हुआ होता है। ना देखेंगे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स ह्यूमन बीइंग्स में है वो किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमंस। नंबर फर्स्ट स्टेप जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है, दैट इज इंजेक्शन। एज वी नो, इन मीन्स intake of food. Dear students, how human beings intake their food? Human beings जो है वो फूड को कैसे हासिल करते हैं? We know, dear students, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास एक परमानेंट ओपनिंग रहती है जिससे कि हम लोग फूड को इनटेक करते हैं। वो परमानेंट ओपनिंग कहलाती है माउथ। Intake of food in human beings is through mouth. Now mouth क्या होता है? Basically, dear students, जो mouth है ये एक कट ओपनिंग है between the two lips. Opening between the two lips. दो लिप्स के दरमियान जो ओपनिंग है उसे हम माउथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंजेक्शन में बस इतना ही आता है। इसके बाद जब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे कि इसके बाद जो ये फूड है, अब ये फूड माउथ के इंटर होता है, इसके बाद सर इस फूड को क्या होते हैं? इस फूड को इसके बाद दूसरा स्टेप होता है, दैट इज नोन एज डाइजेशन। This is second step of holozoic mode of nutrition. But
सर ये डाइजेशन जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सेकंड स्टेप है, लेकिन ये ह्यूमंस में किस तरीके से हो जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो डाइजेशन है, अब देखते हैं डाइजेशन किस तरह से परफॉर्म होती है ह्यूमन बीइंग्स में। Digestion. Digestion means the breakdown of food of complex food into simple food. Now, dear students, ह्यूमन बीइंग्स ने माउथ के जरिए अपना फूड जो है बस इनटेक किया है, बस इसी को इनटेक कहते हैं कि फूड जो है वो मुंह के अंदर हो गया, बस इसे इनटेक कहते हैं ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद ये फूड जो है अब ये इंटर होता है बकल कैविटी में ना। व्हाट सर बकल कैविटी? बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी, और इसे हम ऑरल कैविटी भी कहते हैं। ऑरल कैविटी या बक्कल कैविटी, बक्का इट मीन चीक्स, गाल, अंदर से जो इसमें जो गाल है, जो कैविटी है, इसी को हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये कैविटी जो लिप्स के इंटरनल है, इस कैविटी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। लेकिन इस बक्कल कैविटी में डाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है? लेकिन बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट होती है। वो किस तरीके से डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि बकल कैविटी में जो पहला स्टेप होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं टीथ। ये टीथ ह्यूमंस में क्या काम करते हैं? ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, च्यू करते हैं इनटू सॉल्युबल फूड। ये पहले फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं। तो टीथ जो है ये फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं इनटू सॉल्युबल और सॉफ्ट फूड। जो हमने ग़िज़ा खाया है उस ग़िज़ा को सॉफ्ट बनाने के लिए हमारे बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो उसको च्यू करके सॉफ्ट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फिजिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं, फिजिकल डाइजेशन। इसके बाद इस बकल कैविटी में सर दूसरा जो होता है, वो दूसरा बकल कैविटी में दूसरा पार्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है टंग। ये वो ऑर्गन है जो न्यूट्रिशन के दौरान सिर्फ क्या करता है, ये डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। यानी टंग जो है, टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स टेस्ट बड्स, और इन टेस्ट बड्स के जरिए जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं उसको टेस्ट करवाते हैं कौन? टंग। नंबर थर्ड पार्ट जो बकल कैविटी में रहता है उसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं सलाइवा जूस। सलाइवा जूस ये एक शुगरी सब्सटेंस होता है बकल कैविटी में, जिससे फूड एक तो टेस्टी बन जाता है और एक तो सॉफ्ट बन जाता है। जब भी हम फूड को स्वेल करते हैं तो उससे आसानी के साथ फूड पाइप में जाता है। तो सलाइवा जो है ये एक शुगरी सब्सटेंस है, शुगरी सब्सटेंस। एक तो ये फूड को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये आसानी होती है, इससे ये फूड को बहुत सॉफ्ट करते हैं। तो इसके बाद इस फूड को क्या होता है, इसके बाद ये फूड जो है ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं फूड पाइप। और इसे हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं।
ईसोफेगस या फूड पाइप, ये वो पाइप है, ये वो फूड पाइप जो है ये बकल कैविटी को कनेक्ट करती है विद स्टोमक। बकल कैविटी स्टोमक से डायरेक्ट कांटेक्ट होती है किसके जरिए? इस ईसोफेगस या फूड पाइप के जरिए। सपोज मैं कह रहा हूं कि ये ईसोफेगस फूड पाइप है और यहां से ये स्टोमक है। अब जो ये स्टोमक है, इस स्टोमक में फूड, यहां बकल कैविटी से फूड जो है स्टोमक में कैसे पहुंचता है? वो इस फूड पाइप के जरिए पहुंचता है, फूड पाइप। जब बकल कैविटी से फूड नीचे आता है वो डायरेक्टली इंटर होता है किसमें? फूड पाइप में। लेकिन फूड पाइप में ये फूड जो है ये किस तरीके से आगे जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो फूड पाइप है ये मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी हुई होती है। फूड पाइप जो है मेड ऑफ मसल्स। इनके जो मसल्स हैं, फूड पाइप के जो मसल्स हैं, उनमें एबिलिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और वो रिलैक्स भी हो जाते हैं। जब फूड पाइप के बीच फूड पार्टिकल्स जाते हैं तो ये फूड पाइप कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और लास्ट में ये फूड को स्टोमक में इंटर करवाते हैं। ये वेविंग कंट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन, वेविंग कंट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन जो फूड पाइप में होता है, इसके जरिए जब यहां फूड पार्टिकल पहुंचता है, ये फूड पार्टिकल जब फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये फूड पार्टिकल प्रेशर की वजह से नीचे आता है, यहां फिर फूड पाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से यहां से फूड पार्टिकल नीचे की ओर आता है, आखिर में ये लास्ट में इंटर होती है ये फूड पार्टिकल्स किसमें? स्टोमक में। जो ये वेविंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन है फूड पाइप के, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, और हम लोग इसे कहते हैं पेरिस्टालटिक मूवमेंट। क्या होता है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टालटिक मूवमेंट? फूड पाइप जो है, व्हेन फूड पाइप शोज वेविंग एक्सप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस या पेरिस्टालटिक मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये फूड पार्टिकल्स जो है ये सीधे इंटर होते हैं स्टोमक में। नाउ आते हैं स्टोमक में। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक, स्टोमक एक सी शेप्ड या कभी कभार कहा जाता है जे शेप्ड एक मस्कुलर बैग होता है, मस्कुलर बैग। स्टोमक जो है ये एक मस्कुलर बैग है जहां पे फूड स्टोर रहता है। जो फूड हम खाते हैं वो फूड स्टोर रहता है फॉर पार्शियल डाइजेशन, नॉट कंप्लीट डाइजेशन। जो हाफ डाइजेशन होती है फूड की वो स्टोमक में होती है, लेकिन इसी वजह से स्टोमक जो है इसे टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड कहा जाता है। तो स्टोमक जो है एक सी शेप्ड या जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है। सर ह्यूमन्स की बॉडी में ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमन्स की बॉडी में ये स्टोमक जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन, यानी लेफ्ट साइड जो है एब्डोमेन का ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में, वहां पे प्रेजेंट होता है स्टोमक इन केस ऑफ ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स में जब ये फूड स्टोमक में एंटर होता है ना, इस फूड को स्टोमक में क्या हो जाता है? डियर स्टूडेंट्स, फूड इज incompletely or partially broken down
स्टोमक में फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है, लेकिन हाफली, पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं। वो किस तरह से? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोमक, इसमें जो फूड पार्टिकल्स पहुंचे हैं, ये फूड पार्टिकल्स जब भी स्टोमक में पहुंचते हैं तो स्टोमक जो है वो एक एसिड को रिलीज करता है वहां पे, जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में रिलीज हो जाता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से फूड जो है स्टोमक में है, फूड गेट्स ब्रोकन डाउन। बट HCl की वजह से जो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है, वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फर्दर की प्रोसेस जो है कि पूरा फूड जो है, पूरा डाइजेशन जो है वो कहां पे होता है, वो इसके बाद का नेक्स्ट ऑर्गन करवाता है। लेकिन यहां पे HCl की वजह से फूड जो है स्टोमक में हाफली, पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस HCl का सबसे बड़ा अहम रोल स्टोमक में ये रहता है कि कभी कभार अगर हमारे फूड के साथ कोई जर्म्स आ जाए या कोई इंफेक्शन आ जाए तो वो उन जर्म्स को किल करता है, किल्स जर्म्स, और हमारे स्टोमक को सेफ रखता है। नाउ जो ये फूड स्टोमक में अब पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, ये फूड कम से कम 1 to 6 आवर्स रहता है स्टोमक में। इस फूड को कहते हैं कायम फूड, CHYME, कायम फूड। जो फूड स्टोमक में 1 to 6 आवर्स रहता है, 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक, जो इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हुआ है, उससे कहते हैं कायम फूड। नाउ इसके बाद जो फूड इनकम्प्लीटली स्टोमक में रहा, इसके बाद इसमें क्या होता है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये फूड अब नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, नेक्स्ट ऑर्गन में चला जाता है, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं डाइजेशन, दूसरा स्टेप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। स्मॉल इंटेस्टाइनस जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइनस, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्टोमक के साथ, यानी स्टोमक से जो ऑर्गन्स अराइज होते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनस। स्मॉल इंटेस्टाइनस कॉइलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइलिड स्ट्रक्चर्स इन लोअर एब्डोमेन, ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। यहां नीचे वाले एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दैट। ये स्मॉल इंटेस्ट कहलाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब फूड इंटर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में सिक्रीट होते हैं जूसेस। एक जूस तो कहलाता है बाइल जूस, डियर स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइनस जो है, स्मॉल इंटेस्टाइनस में फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइनस सिक्रीट करता है 2 जूसेस को। एक जूस कहलाता है बाइल जूस और दूसरा जूस जो है वो कहलाता है पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस जो है ये लिवर से आता है और पैनक्रियाटिक जूस जो है ये पैनक्रियास से आ जाता है। बाइल जूस secreted by liver and pancreatic juice is secreted by pancreas. Dear students, आपने सुना है कि लिवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूसेस जो है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों के दोनों
यहां स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इनको सिक्रीट करते हैं एक चैनल के जरिए जिसे कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। Now dear students, bile juice and pancreatic juice, both juices digest the food in small intestines completely. Bile juice acts upon fats. Fats gets converted into fatty acids. Bile juice की वजह से fats डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, जो कि सिंपल सा फूड है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस की वजह से इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारा अभी जो पढ़ना है वो हायर क्लास में आप लोगों को पढ़ना है कि हाउ फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अप टू दिस लेवल ऑफ क्लास 7 आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि किस जूस की वजह से क्या होता है, बस सिंपली कि जो फूड कंप्लीटली है वो डाइजेस्ट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इसीलिए कहा जाता है मेजर सीट फॉर डाइजेशन, मेजर सीट फॉर डाइजेशन, क्योंकि अब फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। नाउ ये था पूरा का पूरा डाइजेशन के बारे में। ये तो मैंने पहले ही बताया डियर स्टूडेंट्स कि ह्यूमंस जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये तो डाइजेशन की प्रोसेस थी। अब जो थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन, कि फूड जो है अब डाइजेस्ट हुआ है, अब डाइजेशन के बाद इस फूड को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है ह्यूमंस की बॉडी में, कि ये फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट हुआ है पूरी तरीके से। लेकिन ये फूड सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन्स को नहीं चाहिए बल्कि हमारी पूरी बॉडी को ये फूड चाहिए। नाउ दिस फूड सर्कुलेट्स ऑल ओवर द बॉडी, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस, हाउ दिस एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, ये एब्जॉर्प्शन ह्यूमंस में किस तरीके से होती है। अब जो फूड डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड, this digested food is present in the small intestines. Now small intestines contains numerous finger-like projections. Those finger-like projections are known as villi. स्मॉल इंटेस्टाइन्स में उनके वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरीके से इन्हें हम लोग कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ये विलाई करते हैं एब्जॉर्प्शन। विलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। विले की वजह से एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, क्योंकि अगर मैं एक विलस दिखाऊंगा यहां पे, इट इज विलस, इन विलेस, इस विलस की अपनी ब्लड कैपिलरीज होती है। जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद इसमें अपनी ब्लड कैपिलरीज होती है। उन ब्लड कैपिलरीज की वजह से ये फूड उन ब्लड कैपिलरीज में पास ऑन होता है और ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड की वजह से तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स में फैलता है और फूड इस तरीके से तमाम बॉडी में फैल जाता है। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ फूड जो है वो बचा हुआ होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब फर्दर डाइजेशन भी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेजर सीट ऑफ डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। अब जब डाइजेशन पूरी तरीके से हुई है, कुछ फूड अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उससे कहते हैं हम अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब कहां जाता है,
डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड पास ऑन होता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। इन लार्ज इंटेस्टाइन्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन्स। इसके बाद इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स, यहां से इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, There will take place absorption of water। यहां पे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है इस अनडाइजेस्टेड फूड से। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में बन जाता है एज ए फेकल मैटर, एज ए वेस्ट मैटर। इस फूड को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। इस तरीके से न्यूट्रिशन ह्यूमनिज्म में कंप्लीट होती है। तो ह्यूमनिज्म में जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से कंप्लीट होती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सॉलिड फूड को टेक ऑन करते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो तो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ए प्रोसेस एसिमिलेशन, जो कि आगे पढ़नी है। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा टच बताऊंगा कि एसिमिलेशन क्या है। जब भी फूड एब्जॉर्ब होता है तो वो फूड तमाम के तमाम सेल्स में चला जाता है, फिर उस फूड से एनर्जी हासिल की जाती है। उस स्टेप को कहते हैं एसिमिलेशन। वो स्टेप हो सकता है एज ए रेस्पिरेशन, वो तो हायर क्लास में पढ़ना है। लेकिन यहां पे हमने देखा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो ऑर्गन्स तो हमने स्टार्ट किया यहां पे माउथ से, फिर हमने देखा बकल कैविटी को, फिर हमने देखा फूड पाइप को, फिर हमने देखा स्टोमक को, फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन्स, देन नेक्स्ट हमने देखे लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट हमने देखे आर्म्स। दीज ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स तमाम के तमाम ऑर्गन्स आपस में मिलके एक कैनाल बनाते हैं। दे फॉर्म ए कैनाल, फॉर्म ए कैनाल। दैट वेरी कैनाल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और यही जो ये ऑर्गन्स है यही रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमनिज्म में, यही बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डाइजेस्टिव सिस्टम। Dear students, this was all about the nutrition in humans, how humans prepare their nutrition. Thanks. We will discuss the nutrition in grass eating animals in the next video. Till that, stay safe.